हेलो एवरीवन। सो गाइस, ये द हिंदू है और ये इसका फ्रंट पेज आज करके देखते हैं। फ्रंट पेज थोड़ा सा मुश्किल तो होता है बिगनर्स के लिए। ये चलेगा, शुरू करते हैं। हाय, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्शंस ओवर रूल्ड। फिर यहाँ है फॉरेस्ट बिल गोज टू हाउस अनचेंज्ड। क्या समझेंगे हम? ऑब्जेक्शंस का मतलब है कि अगर कोई कह रहा है कि नहीं नहीं ऑब्जेक्शन डालो, ये है कुछ जो जितनी भी रुकावटें हैं। ओवर रूल का मतलब होता है उन्हें हटा देना, कैंसिल करना, कि हटो कोई रुकावट नहीं। तो यहाँ ये थर्ड फॉर्म में लिखा गया है। इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि जितने भी ऑब्जेक्शंस थे उनको कैंसिल कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, यानी कि हम इसको पैसिव समझेंगे। ऑब्जेक्शंस ओवर रूल्ड मतलब ऑब्जेक्शंस हैव बीन ओवर रूल्ड या ऑब्जेक्शंस वर ओवर रूल्ड, हम ऐसे समझेंगे। तो ये तो हो गया, ऑब्जेक्शंस हटा दिए गए। फॉरेस्ट बिल गोज टू हाउस, यहाँ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट गोज है तो हेडलाइन है तो ऑफकोर्स आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देगा, तो इसको भी हम समझेंगे कि ऐसा हो गया। यानी कि फॉरेस्ट बिल गोज टू हाउस अनचेंज, यानी कि हाउस में चला गया। अनचेंज्ड हमारा एडजेक्टिव, इसका मतलब है बिना परिवर्तन के, अनचेंज्ड, यू नो। तो ऐसे आप समझेंगे गाइस। अब आगे देखते हैं, आइए। यह लिखा है कि पार्लियामेंट्री कमिटी एंडोर्सेस प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स। पहले यहाँ तक देखिए ये एंडोर्सेस आपका वर्ब है, तो ये वर्ब है तो ये क्या होगा? ये आपका हो गया सब्जेक्ट। पार्लियामेंट्री कमेटी ये सब्जेक्ट है कि पार्लियामेंट्री की जो कमेटी होगी। एंडोर्सेस का मतलब होता है समर्थन करना, अप्रूवल दे देना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, हम इसको समझेंगे कि ऐसा हो गया है। तो इस कमेटी ने अप्रूव कर दिया है। किस चीज़ को एंडोर्स किया है? प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स। ये जो आप देख रहे हो ना प्रपोज्ड, ये जो V3 देख रहे हो, ये एडजेक्टिव है गाइस। होता क्या है, हम किसी चीज़ को ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए न्यूज़पेपर का स्टाइल है। अगर मैं बोलता हूँ कि आई वांट टू नो अबाउट द सोल्ड बुक्स, ध्यान दीजिएगा। आई डोंट वांट टू सिट ऑन द broken chair. I have met two married people. I saw one burnt house. burnt house. यहाँ पर जो आप देख रहे हैं देखिए सोल्ड, ये ब्रोकन, इसको हाईलाइट कर दूँ। यहाँ देखिए ब्रोकन, यहाँ मैरिड और यहाँ पर बर्न्ट। ये थर्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये गाइस ये एडजेक्टिव है। किसके बारे में बता रहा है? ये जो नाउन है ना किताब, इसके बारे में बता रहा है। कैसी किताबें? बिकी हुई किताबें। कैसी कुर्सी? टूटी हुई कुर्सी। कैसे लोग? विवाहित लोग। कैसा घर? जला हुआ घर। समझ रहे? तो न्यूज़पेपर में इस तरीके से भी आपको दिखाई देगा। तो उस हिसाब से ये क्या हो गया? प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स का मतलब क्या हो गया? प्रपोज का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को सामने रखते हैं, पुट फोर्थ करते हैं, आप बताते हैं किसी प्लान को, किसी चीज़ को आप प्रस्तावित करते हैं। तो प्रस्तावित अमेंडमेंट का मतलब चेंज। तो जो प्रपोज किया गया था चेंज कि हम ये करेंगे, तो उस चेंजेस को इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने अप्रूव कर दिया, समर्थन दिया कि ठीक है जी आप चेंज करो जी, होगा। वो चेंज किस चीज़ में होने थे? तो यहाँ पर देखिए प्रेपोजिशन टू लगा है कि टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का कुछ होगा, फॉरेस्ट एक्ट है उसके अंदर कुछ परिवर्तन करने थे। इन इट्स एंटायरिटी, एंटायरिटी का मतलब होता है, इन इट्स एंटायरिटी का मतलब होता है कंप्लीटली, तो कंप्लीट रूप से उसको समर्थन दिया कि करो जी जो करना है करो। अब यहाँ की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री डिनाइज चार्ज। देखिए डिनाई का मतलब, एक तो होता है डिनाई का मतलब कि अगर आप पे कोई इल्ज़ाम लगाता है कि यार तुमने चोरी किया, आप उसको डिनाई करते हो, मतलब उस चीज़ को आप नकारते हो, खंडित करते हो। समझ रहे? तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इस बात का खंडन करता है, उसको नकारती है, उस चार्ज को नकारती है। चार्ज का मतलब जो आरोप लगा है उसको नकारती है। क्या है आरोप? दैट, यह कि चेंजेस जो परिवर्तन होंगे, अमेंडमेंट जो होंगे, डाइल्यूट वेरियस प्रोटेक्शंस इन लॉ। डाइल्यूट का मतलब होता है कमज़ोर कर देना। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि जो चेंजेस हैं वो डाइल्यूट करते हैं वेरियस प्रोटेक्शंस इन लॉ, इन द लॉ, कि और जितने भी कुछ प्रोटेक्शंस वगैरह रहे होंगे, अब ये कानूनी बातें हैं, उसको कहीं ना कहीं ये परिवर्तन कम कर रहा है, कमज़ोर बना रहा है।
मतलब वो खुश नहीं है, वो कह रहे कि चेंज नहीं होनी चाहिए, यू नो, कुछ लोग कह रहे चेंज नहीं होनी चाहिए, बट जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है वो इस आरोप को एकदम खंडित करती कि नहीं नहीं, इससे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चेंज होगा, जो परिवर्तन करना है करेंगे। यूँ समझिए, एक्चुअली फ्रंट पेज थोड़ा मुश्किल होता है ना, समझना मुश्किल होता है, तो जो नए बच्चे हैं उनको लग रहा हो क्या हो रहा है यार। आप बस सेंटेंस पर ध्यान दो, ये सब छोड़ो, आ जाओ यहाँ पर। देखिए किस तरह के सेंटेंसेस हैं, लिखा है कि अ पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, यहाँ कॉमा है, कॉमा पर ध्यान दीजिए। सेटअप टू एग्जामिन द कंट्रोवर्शियल प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, और फिर यहाँ पर कॉमा है। कलर में चेंज करता हूँ, हमारा मकसद है सेंटेंस को समझना। देखिए, यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, अ पार्लियामेंट्री कमेटी, ये सब्जेक्ट है। तो इसका वर्ब कहाँ है, ये सब्जेक्ट है तो इसका प्रीडिकेट कहाँ है, ये है हैज एंडोर्स्ड द अमेंडमेंट बिल इन इट्स एंटायरिटी, ये रहा सब्जेक्ट, और ये हैज से लेकर यहाँ तक इसका प्रेडिकेट है। तो बीच में इतना जो ये जो है ये क्या है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी हैज एंडोर्स, समर्थन दे दिया है किस चीज़ को, अमेंडमेंट बिल को पूर्ण रूप से समर्थन दे दिया है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप, ये सेटअप थर्ड फॉर्म है, सेटअप टू एग्जामिन, यानी कि जिनको सेटअप किया गया, जिनको बनाया गया। तो हम इसको क्लॉज के रूप में भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऐसे बोलूं कि द टीम, और यहां कॉमा लगा के कर दूं सेटअप टू एग्जामिन दिस केस, और फिर यहां कॉमा करके बोलूं हैज एंडोर्स्ड इट, मान लो एंडोर्स्ड इट, ऐसे करके मैं बोल देता हूं। अगर तो मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ये टीम और ये हैज एंडोर्स है, तो ठीक है, ये जो बीच में आया ना सेटअप टू एग्जामिन द केस, इस तरह के जो जुमले होते हैं ना, ये बीच में सब्जेक्ट के बगल में रहते हैं। तो यहाँ पर है कि वो टीम जिसे सेटअप किया गया था, जिसका गठन किया गया था। अब समझ में आ रहा है, ऐसे तोड़ तोड़ कर समझा कीजिए। आइए तो आगे बढ़ते हुए, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी जिसका गठन किया गया था किस लिए, एग्जामिन करने के लिए। किसको एग्जामिन करना था, किस पे फोकस करना था, कंट्रोवर्शियल प्रपोज्ड अमेंडमेंट, कंट्रोवर्सी में रहा था ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है, जो फॉरेस्ट के जो मतलब एक्ट है उनमें जो चेंज हुए थे, उसको एग्जामिन करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने बिल्कुल समर्थन दे दिया है पूर्ण रूप से। डन, आगे बढ़ते हैं। समझाने में कितना वक्त लगता है, आप देखिए। द हिंदू हैज व्यूड अ ड्राफ्ट कॉपी ऑफ द रिपोर्ट, पहले यहाँ तक देखिए। द हिंदू यानी कि जो अखबार है, तो ये अखबार वालों ने क्या किया, हैज व्यूड, देख लिया है। क्या देख लिया है, ड्राफ्ट कॉपी देख लिया है ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट का जो कॉपी रहता है वो देख लिया है। अब रिपोर्ट के बगल में देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रिपेयर्ड बाय द 31 मेंबर ज्वाइंट कमेटी ऑन द फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2023, यहाँ तक देखिए। देख रहे प्रिपेयर्ड बाय, मैं बार बार कहता हूँ गाइस, जब भी मैं अखबार पढ़ाता हूँ मैं कहता हूँ कि आपको अखबारों में ये दिखाई देने वाला है। देखिए आपको दिखाई देगा ये प्रिपेयर्ड बाय, लेड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, यू नो, कंडक्टेड बाय, हेडेड बाय, रिटन बाय, ईटीसी। इसका मतलब है कि उसके द्वारा प्रिपेयर किया गया। तो इसको समझिए बात को। तो क्या है कि द हिंदू ने वो रिपोर्ट देख लिया, कौन सा रिपोर्ट, जिसको प्रिपेयर किया गया, जिसको तैयार किया गया, किसके द्वारा, 31 मेंबर ज्वाइंट कमेटी, 31 लोगों का एक ज्वाइंट कमेटी था, उसके द्वारा तैयार किया गया था। किस चीज़ पर, ऑन द फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल पर, 2023 बिल पर। अब फिर इसके बाद कॉमा लगा करके लिखा हुआ है विच। अभी विच क्या है बॉस, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और ये एक एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है कि वो बिल विच इज एक्सपेक्टेड, जिससे उम्मीद की जाती है, टू बी टेबल्ड इन पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट में टेबल कर दिया जाएगा ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन स्टार्टिंग ऑन जुलाई 20 से
जो मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें टेबल कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है? एक तो ये विच रिलेटिव प्रोनाउन, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी टेबल्ड, ये जो टू बी टेबल्ड है ये भी देख लीजिए, देखना बहुत जरूरी है। देखिए विच तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, एक यूज होता है आपका एक्सपेक्टेड टू का, जैसे मैं बोलता हूं कि यू आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक इंग्लिश, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अंग्रेजी बोले, तो ये टू है। अब एक होता है टू बी के साथ थर्ड फॉर्म, एक होता है एक्सपेक्टेड टू बी और यहां पर इसका V3 रहता है। ये क्या होता है? जैसे मैं बोलूं कि दिस बुक इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, यानी कि उम्मीद की जाती है कि किताब को बेच दिया जाए। ओके, दिस रूम इज एक्सपेक्टेड टू बी क्लीन, ऐसी उम्मीद की जाती है कि इस रूम को क्लीन कर दिया जाए। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि विच इज एक्सपेक्टेड, यानी कि ये जो बिल है, बिल के बारे में कह रहे हैं कि इससे उम्मीद की जाती है कि टू बी टेबल्ड, इस बिल को टेबल कर दिया जाए इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन के दरमियान। अब सेशन के बाद यहाँ पर स्टार्टिंग या ING क्यों है? क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है ये। इसका मतलब है कि जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ मैं चाहूँ तो विच इज लगा सकता हूँ कि विच इज स्टार्टिंग ऑन जुलाई 20, जो जुलाई 20 को शुरू हो रहा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव क्लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, द बिल सीक्स टू अमेंड द पिवटल 1980 लॉ। पहले ये देखते हैं, ये जो बिल है, सीक का मतलब होता है डिमांड करना, मांगना, चाहना, ढूंढना, ये सब होता है सीक। तो ये जो बिल है ये क्या चाह रहा है? बिल की डिमांड क्या है? टू अमेंड, कि चेंज करो, परिवर्तन करो, सीक्स टू अमेंड, तो ये होता है। अच्छा, सीक टू का मतलब कई बार होता है कोशिश करना भी होता है, यानी कि बिल की ये कोशिश है कि वो चेंज करे ऐसा भी होता है। तो अमेंड व्हाट? द पिवटल, पिवटल मतलब महत्वपूर्ण, 1980 लॉ, 1980 का जो लॉ था उसमें थोड़ा चेंज चाह रहा है ये जो बिल है। इस लॉ के बगल में लिखा हुआ कि विच, अभी लॉ के बारे में बता रहा है, विच आ गया मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे जो सेंटेंस शुरू होगा वो एडजेक्टिव क्लॉज है, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो इस बिल के बारे में दे रहा है कि ये जो लॉ है 1980 जो लॉ है उसके बारे में दे रहा है कि विच वाज इनैक्टेड, इस लॉ को लाया गया था, इनैक्ट किया गया था, इसको काबू मतलब इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट किया गया था, किस लिए? टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट इंडियाज फॉरेस्ट लैंड, इंडिया का जो फॉरेस्ट लैंड है, इज नॉट wantonly अच्छा यूसर्प्ड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस। ये जो wantonly एक वर्ड आता है, इसका मतलब होता है मतलब जानबूझ करके आप कुछ गलत काम करते हो, एकदम डेलिबरेटली करते हो, एकदम उस तरीके से wantonly का यूज होता है। आप वैसे गूगल सर्च कर लेना। तो उस 1980 वाले में क्या लिखा हुआ था कि भाई ये सुनिश्चित हो कि जो इंडिया का जो फॉरेस्ट लैंड है उसको कोई जानबूझ करके अनसर्ट, यानी कि उसको कंट्रोल में न ले आए फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस, कि भाई जहाँ नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हो, फॉरेस्ट से रिलेटेड पर्पस नहीं है, फॉरेस्ट्री के अलावा कोई पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो उससे बचाने के लिए देख रहे हो साफ लिखा है कि ये जो 1980 वाला जो लॉ था विच वाज इनैक्टेड, वो इस लॉ को रखा गया था, लाया गया था ये सुनिश्चित करने के लिए कि इंडिया का जो फॉरेस्ट लैंड है इज नॉट wantonly असर्प्ड, ये असर्प्ड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस, यानी कि कोई कंट्रोल में न ले आए नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए। यहाँ तक सही है। अब है कि द एक्ट एम्पावर्स द सेंटर। देखिए ये जो एक्ट है ये मजबूती देता है सेंटर को टू रिक्वायर, ये आवश्यक करने के लिए, ये रिक्वायर करने के लिए दैट एनी फॉरेस्ट लैंड, कोई भी फॉरेस्ट का जो टुकड़ा है, यहाँ देखिए डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इस लैंड के बगल में जो V3 देख रहे हैं ना, ये कह रहा है कि कोई भी फॉरेस्ट लैंड जिसको डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसको इधर से उधर भटका दिया गया है फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए, कि जहाँ फॉरेस्ट्री काम नहीं हो रहा है, बी ड्यूली कॉम्पनसेटेड, उसको एकदम कंप्लीटली ड्यूली एकदम एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर
जो भी प्लानिंग होगी उसके अकॉर्डिंग उसको मतलब कंपनसेट किया जाए। मैं जो है सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल है ये, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बी क्यों आया है, इस बी को देखिए, और ये बी के साथ थर्ड फॉर्म क्यों आया है। मेरा टारगेट सेंटेंस है, न्यूज़ नहीं है। देखिए, द एक्ट एम्पावर्स, ये एक्ट मजबूती देता है, एम्पावर करता है किसको, सेंटर को। क्या करने के लिए, टू रिक्वायर, ये आवश्यक करने के लिए, क्या, दैट एनी, अब रिक्वायर के बाद दैट पे ध्यान दीजिए, रिक्वायर दैट एनी फॉरेस्ट लैंड, कोई भी फॉरेस्ट का टुकड़ा, डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस, जिसको अगर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं, बी ड्यूली कंपनसेटेड, तो उसको भैया उसकी क्षतिपूर्ति की जाए, उसको कंपनसेट किया जाए, ये है। तो ये बी क्या काम कर रहा है यहाँ पर, इसको देखिए। जो बिगनर्स है उनको ये न्यूज़ तो समझ में नहीं आएगा, बट मेरे स्ट्रक्चर शायद समझ में आ जाए, क्योंकि इस तरह की न्यूज़, एडिटोरियल और ये फ्रंट पेज, बिगनर्स को नहीं आने वाले समझ में, उनको सिटी न्यूज़ ही पसंद आता है। मैं जो यहाँ पर आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का कि बी के बाद जो V3 आते हैं, और भी कब, जब ऐसा लिखा रहेगा कि मान लो ऐसा लिखा रहे कि ही रिक्वायर्स दैट, या ही वांट्स दैट, इस तरीके से हो, या इट इज imperative that I recommend that, ऐसे रहते हैं। इन सब को कहा जाता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। ये होता क्या है, जैसे मैं बोलूं कि मैं चाहता हूं कि वो पिट जाए, मैं चाहता हूं कि वो पिट जाए, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है कि आई वॉन्ट दैट, यहाँ पर दैट लगा दो, आई वॉन्ट दैट। अब यहाँ पर आपको वो पिट जाए, मतलब ही नाम का जो व्यक्ति है, ही लगाया, सीधा यहाँ पर आपको लगाना है बी और प्लस V3, आई वॉन्ट ही बी बीटन। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, अंग्रेजी बोलते समय लोग इसका यूज़ नहीं करते, बट देखिए अखबार यूज़ करता है, द हिंदू यूज़ करता है, खतरनाक है ना, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मॉडल लगा देंगे। अगर हम इंग्लिश बोले कि आई वॉन्ट दैट ही शुड बी बीटन, हम शुड भी कर देंगे। तो ये स्टाइल स्पोकन में चलता है, ये आपका प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड ऐसे चलता है, आई वॉन्ट दैट ही बी बीटन। ओके, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रिक्वायर करता हूँ कि इस लैंड को कॉम्पनसेट किया जाए, तो आई रिक्वायर दैट दिस लैंड बी कंपनसेटेड। ये अखबारों की अंग्रेजी है गाइस, समझ गए। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए, इट ऑल्सो एक्सटेंड्स इट्स रिमिट, और ये जो है, ये जो एक्ट है, ये और बढ़ा देता है अपने इस दायरे को, टू लैंड, उस ज़मीनों तक बढ़ा देता है, विच इज़ नॉट ऑफिशियली क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट, यानी कि जिसको ऑफिशियली फॉरेस्ट नहीं कहा गया है, उस वहाँ तक भी ये यूज़ हो जाएगा, मतलब ये कानून चला जाएगा, चाहे वो स्टेट में हो या यूनियन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में हो। ठीक है, स्टेट के रिकॉर्ड में, यूनियन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। अब आगे देखिए, द रिपोर्ट स्टेट्स का मतलब रिपोर्ट ऐसा बताता है, क्या बताता है, दैट द ज्वाइंट कमिटी, अब देखो आगे ना, चेयर्ड बाय, ये हमेशा आएगा आपको, प्रिपेयर्ड बाय, कंडक्टेड बाय, तो बता रहा है कि ज्वाइंट कमिटी जिसको हेड किया गया बाय बीजेपी MP राजेंद्र अग्रवाल, इनके द्वारा हेड किया गया, तो ये बताता है, रिपोर्ट बताता है कि जो ज्वाइंट कमेटी है जिनको चेयर किया गया था बीजेपी MP राजेंद्र अग्रवाल के द्वारा, उन्होंने एनालाइज किया, विश्लेषण किया द बिल को बहुत करीब से देखा, एनालाइज किया, क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा, किसने पढ़ा, बीजेपी MP राजेंद्र अग्रवाल ने पढ़ा, एंड इनवाइटेड रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम 10 यूनियन मिनिस्ट्रीज। उसके बाद इनवाइट किया कि भाई आप आइए, रिप्रेजेंट कीजिए 10 यूनियन मिनिस्ट्री से, एंड व्यूज़ फ्रॉम छत्तीसगढ़, सबका एक रिप्रेजेंटेशन, एक व्यू मांगा, महाराष्ट्र से एंड तेलंगाना गवर्नमेंट एंड फ्रॉम एक्सपर्ट्स, इंडिविजुअल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इसका ये मतलब है। चलिए आगे देखिए, इट नोट्स, यह इस चीज़ को बताता है, दैट ऑब्जेक्शंस
वर रेज्ड टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बिल। अब ये बताता है कि भाई जो ऑब्जेक्शंस है, जब इस सारे लोगों ने अपना अपना कुछ रखा होगा ऑब्जेक्शन, तो ऑब्जेक्शंस को रेज किया गया टू वेरियस एस्पेक्ट्स, यानी कि इस बिल के कई पहलू पे ऑब्जेक्शंस हो गए, इंक्लूडिंग कंप्लेंट्स, शिकायतों पर, दैट द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, जो अभी जो अमेंडमेंट है, डाइल्यूटेड द सुप्रीम कोर्ट्स 1996 जजमेंट। वो किसी ने बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में जो जजमेंट दिया होगा, तो ये वाला जो अभी जो आप चेंज कर रहे हो, जो बिल में परिवर्तन कर रहे हो, उस जजमेंट को भी डाइल्यूट कर रहा है, मतलब उसको भी कमज़ोर बना रहा है। इस तरह की बातें हुई। इन द गोदावरमन केस में कुछ हुआ होगा, दैट एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन टू, जिसने, अब दैट का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है कि ये जो हुआ था 1996 में, एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन टू वाइड ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, जिसने भाई बहुत बड़े बड़े जो फॉरेस्ट के ट्रैक्ट्स है उसको प्रोटेक्शन दिया था, मतलब बढ़ा दिया था कि चलो यहाँ तक मिले। इवन इफ दे वर नॉट रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट, अगर वो फॉरेस्ट के कैटेगरी में नहीं भी आते तब भी उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, ऐसा 1996 में हुआ था, और आप अभी डाइल्यूट कर रहे हो इसको। इस तरह की बातें हुई हैं। तो गाइज ये मैंने पढ़ा तो दिया, बट वो सेटिस्फेक्शन मुझे भी नहीं मिली कि जो बिगिनर्स को मैं सिखाना चाहता हूँ, मुझे लगता है उनको क्या समझ में आया होगा कि क्या हुआ फॉरेस्ट, क्या डाइल्यूट, क्या अमेंडमेंट, उनको समझ में तो नहीं आया होगा, बट आई होप कि सेंटेंस स्ट्रक्चर पे उन्होंने ध्यान दिया होगा। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको किस तरह का न्यूज़ आप चाहते हैं, आप मुझे बताएं। मेरा टारगेट आपको अखबार का न्यूज़ बताना नहीं, मेरा टारगेट है कि बड़े बड़े सेंटेंस समझ में क्यों नहीं आते, इतने बड़े क्यों होते हैं, इसको कैसे तोड़ा जाए, ये मेरा टारगेट है। तो आप मुझे बताना कि मैं किस तरह की न्यूज़ आपके लिए लाऊं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।